आपके अपने यूट्यूब चैनल वाकसाड़ी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक अति महत्व विषय कवर करा दिए, वस्तुनिष्ठ भी आपको बताते ही जा रहा हूँ। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, क्लास 11 हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। तो ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 अंकीय अति महत्व प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो देख लेते 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ये पार्ट 1 है। ओके, तो कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला क्वेश्चन हमारा, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य में दासों की क्या स्थिति थी आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको कंप्लीट जिस प्रकार से आपको उत्तर देना है पूरा आपको कंप्लीट दिया हुआ। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था। रोमन की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों के द्वारा किया जाता था। अगस्टस के शासनकाल में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। उस समय दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। दासों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। सम्राटों ने दासों में अधिक प्रजनन को प्रोत्साहन दिया जिससे अधिक से अधिक दास मिल सके। ओके, एक प्रसिद्ध विद्वान प्लिबी ने दास प्रथा की आलोचना करते हुए उसे उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका बताया, क्योंकि इस प्रकार अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। प्लिबी ने कारखानों में काम करने वाले दासों के लिए विषय में लिखा, कामगारों के एप्रनों पर सील लगा दी गई है थी। उनको अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था। उन्हें कारखाने से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति तैयार कर लीजिएगा। ओके, पढ़ते जाइए, समझ के जाइए। अगर आपने पढ़ लिया, मैंने आपको देखिए पढ़ के बता दी, आपने समझ लिया। ओके, तो अब आपके पेपर में आता तो आप कम से कम 4 से 5 लाइन आराम से आप लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। रोमन के साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है वो आपसे पूछी जा रही। तो रोमन साम्राज्य में दूर दूर तक फैला है। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप व उर्वरक चंद्राकार क्षेत्र अर्थात पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग शामिल है। भूमध्य सागर रोम का हृदय कहा जाता है। ओके, रोम का आधिपत्य भूमध्य सागर और उत्तर दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों तक था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा में 2 महानदियां राइन और डेन्यूब द्वारा निर्धारित होती थीं और दक्षिणी सीमा का सहारा नामक रेगिस्तान से बनती थी, जो काफी विस्तृत रेगिस्तान था। इस प्रकार इस अधिकांश विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगोलों के सैनिक संगठन का वर्णन कीजिए। मंगोलों का सैनिक संगठन के बारे में आपको वर्णन करना है। चंगेज खान के आने से पहले मंगोलों का सैनिक संगठन जनजातीय पर आधारित रहता था। इसमें तंदुरुस्त वयस्क हथियारबंद सदस्य थे। यह एक छोटा और अविभेदित समूह के तौर पर था। चंगेज खान ने आकर आरंभ में विभिन्न जातियों के समूह को महासंघ बनाया। मतलब पहले ये टुकड़े टुकड़े के रूप में ये विभक्त थे। फिर क्या है, चंगेज खान ने क्या है इनको एकजुट किया। महासंघ बनाया। फिर एक सेना को स्टेपी क्षेत्रों में पुरानी दशमलव प्रणाली के आधार पर गठित किया, जो 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिक की इकाई में विभाजित किया। इनमें कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ शामिल थी। फिर विद्रोह की डर से जनजातीय समूह ने वाली सेना के स्थान पर विभिन्न कुल एवं कबीलों को आपस में मिलाकर क्या नवीन सैन्य संगठन बनाया गया। नवीन सबसे बड़ी इकाई 10,000 सैनिकों की थी, जिसे तुमन कहा जाता है। याद रखिएगा, तुमन में कितने सैनिक थे, 10,000 थे। इसमें से सैनिकों के लिए कठोर नियम थे। कोई व्यक्ति अपने अधिकार की अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकता था। इस तरह मंगोलों की सेना एक पेशेवर सैनिक का गठन बन गया था। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पढ़ते जाइएगा, थोड़ा समझते जाइएगा तो आप याद हो जाएगा। रटने की चीज़ नहीं है, केवल समझना है आपको कहानी के रूप में। जिस प्रकार से आपको कहानियां याद होती हैं तो इसी प्रकार से आप कहानी के रूप में लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। मतलब यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो स्टेपी निवासियों अर्थात मंगोलों ने सामान्य तौर पर अपना कोई साहित्य नहीं लिखा। इसमें से संबंधित इतिहास का ज्ञान हमें मुख्यतः यात्रा वृत्तांत, इतिवृत्तों और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। प्राय इसमें यायावरों के जीवन से संबंधित सूचनाएं अज्ञात व पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं में अनेक विद्वानों लेखकों के वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया है। उनमें से कुछ अपने अनुभवों के आधार पर यात्रा वृत्तांत लिखे। हम चीन, मंगोलियाई, फारसी, अरबी, इतावली, लैटिन, फारसी और रूसी स्रोतों से मंगोल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इन सब के अगर हम ऐतिहासिक जानकारी मिलते हैं, ओके, इनके अगर हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें क्या है, यहाँ से मंगोल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप की मैनर व्यवस्था को समझाइए। ओके, मैनर व्यवस्था देख लेते हैं। क्या है, ग्राम की कृषि योग्य भूमि को क्या है, मैनर कहते थे। मध्यकालीन सामंतवाद में मैनर वर्तमान में क्या फार्म हाउस के कुछ मिलते जुलते स्वरूप में होते थे। सामंत की कृषि भूमि के मध्य टीले नुमा जमीन पर किले नुमा
रियासत का निरीक्षण गृह होता था। इसे क्या है मैनर हाउस कहा जाता था, जिसे क्या है मैनर हाउस, मतलब उस किले को क्या है मैनर हाउस कहा जाता था। इस किले में सामंत के अलावा उसके नौकर, पालतू जानवर की रहने की व्यवस्था होती थी। बड़े बड़े सामंतों के पास कई मैनर होते थे। मैनर की कृषि भूमि से होने वाली उपज में उन सभी व्यक्तियों का जीवन निर्वाह होता था जो मैनर में निवास करते थे। ओके, मतलब जो मैनर हाउस को कहा जाता था। ओके, तो उस हाउस में जितने लोग निवास करते थे उसमें सब अधिकार होता है। ओके, आगे आपको क्या बताया जा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट दिया हुआ, तो आपको तैयार कर लेना। मैनर में निवास करने वाले व्यक्तियों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न उद्योगों संचालित होते थे। इसमें एक धार्मिक स्थल होता था, इसके अलावा एक न्यायालय भी होता था जहां सामंत अपनी प्रजा का विवाद निपटाते थे। सामंत के अधीनस्थ आक्रमण या महामारी की स्थिति में मैनर में शरण लेते थे। मैनरों में अनाज भंडार की व्यवस्था थी, अतः मध्यकालीन यूरोप समाज में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। ओके, तो ये आपका दिया हुआ मैनर के बारे में ओके अच्छे से तैयार कर लिए। मतलब मैनर जो व्यवस्था में क्या था कि एक हाउस को क्या मैनर कहा जाता, और वहाँ उस हाउस में कई सारे घर होते थे जिसमें पूरी हर प्रकार की व्यवस्था होती थी। ओके, अलग से न्यायालय भी था, ओके, हॉस्पिटल भी था, समझ लीजिए धार्मिक स्थल भी था उसी में, और आपका अनाज भंडार भी था, सब कुछ मतलब वहाँ उपलब्ध था। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में चर्च का योगदान लिखिए। तो मध्यकाल में सारा ईसाई जगत अंधकारग्रस्त था। इस काल में शिक्षा पर चर्च का नियंत्रण था। चर्च ने शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किए वह समुद्र में जल की एक बूंद के समान थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब बहुत सारों के पास पैसा था, लेकिन उन्हें मतलब 100 रुपए उनके पास से, तो मान लो उन्हें 1 रुपया खर्च किया, मतलब क्या समुद्र में एक बूंद के बराबर उन्हें दिया। ओके, इस प्रकार से बताया जा रहा है। यूरोप में केवल भिक्षु और पादरी ही शिक्षित थे। मठों में चर्च के अधिकारी विद्वता का कुछ प्रचार कर रहे थे। केवल व्याकरण, तर्कशास्त्र, अंक गणित और धर्मशास्त्र की शिक्षा ही दी जाती थी। यह शिक्षा केवल भिक्षु और पादरी बनने के ही योग्य हो सकती थी। मतलब ऐसी शिक्षा दी जाती थी जैसे भिक्षु और पादरी बन सकते हो, उसका मतलब जीवन उपयोग नहीं कर पाते। शिक्षा का माध्यम लैटिन भाषा थी, जिसे केवल चर्च के अधिकारी ही पढ़ सकते। अब लैटिन भाषा थी, लैटिन भाषी उस समय के केवल जो चर्च के लोग थे वही अब समझ पाते थे, आम जनता नहीं समझ पाती। तो कुछ समय पश्चात यूरोप में अनेक स्थानों जैसे इटली में सेनलो और बोनोलो, फ्रांस में पेरिस और इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। किंतु इन विश्वविद्यालयों में भिक्षुओं की प्रधानता थी। वहाँ केवल धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा प्राय इतिहास और विज्ञान की उपेक्षा की जाती, मतलब इतिहास और विज्ञान कम पढ़ाया जाता था, केवल धर्म की बातें होती थी। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापान में शैक्षणिक सुधारों का टिप्पणी लिखिए। तो जापान में शैक्षणिक सुधार किस प्रकार से हुआ, ये आपका कंप्लीट बताया जा रहा है। जापान के लिए अपने सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा में सुधार करना आवश्यक थे। ये आपका दिया हुआ 1868 में पहली शाही शपथ में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक देश में आधुनिकतम ज्ञान प्राप्त किए जाएं। 1871 में दूसरा एक कानून बनाकर घोषित किया गया कि प्रत्येक वर्ग के स्त्री एवं पुरुष के लिए शिक्षा अनिवार्य है। इसका उद्देश्य देशवासियों में ज्ञान एवं तर्क शक्ति में वृद्धि करना था। दोनों देशों की प्राप्ति के लिए इन्हें व्यवस्था की गई थी। ये 3 व्यवस्था की गई है। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला अफीम युद्ध कब हुआ, इसका चीन वासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देख लेते हैं। प्रथम अफीम युद्ध आपका दिया हुआ 1839 में 18 से 1842 तक हुआ। ओके, इसमें याद रखिए आपसे क्या है, ये आपसे एक वाक्य में पूछा जा सकता है। ओके, इसमें सत्ताधारी किंगवन राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव को मजबूती दी। इस युद्ध के कारण चीन वासियों पर निम्नलिखित प्रभाव दिए। तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा जो मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। ओके, इसके आगे भी आंसर ये दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एक्वा वाइट्स क्या है, तो एक्वा वाइट्स से आपका अश्वारोही परंपरागत रूप से द्वितीय सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह थे। मूल रूप से ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्तियां उन्हें क्या है घुड़ सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे, परंतु सेनेटरों के विपरीत उनमें से कोई लोग जहाजों के मालिक, व्यापारी और साहूकार बैंकर भी होते थे। इसका तात्पर्य व्यापारी क्रियाकलापों में क्या है भी संलग्न रहते थे। ये आप कहलाते हैं ओके आपके एक्वा वाइट्स। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल को कितने चरणों में बांटा जा सकता है। विश्व की 2 महाशक्तियां या रोम व ईरान के मध्य विद्यमान अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब दोनों रोम और क्या ईरान में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा भी जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या है, क्या बताया जा रहा है। रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल में कितने चरणों में बांटा जा सकता है। तो आरंभिक काल को आमतौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है। ओके, जिसमें 2 चरणों के बीच 3री शताब्दी का समय आता है। पहला है पूर्ववर्ती साम्राज्य, दूसरा है आपको परवर्ती साम्राज्य, जो कि आपकी अवधि बताई गई। बाकी फिर आपको दोनों में क्या है अंतर बताना, रोम और ईरान में क्या है अंतर क्या क्या है, तो ये आपका बताया गया। तैयार करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था।
तो देख लेते हैं। मंगोलों के क्षेत्र में स्टेपी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी थी। इसी कारण मंगोल और मध्य एशियाई यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन वासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। उन्हें वाणिज्य क्रियाकलापों में काफी तनाव का सामना करना पड़ता था। इसका कारण यह था कि दोनों पक्ष धारिकों में लाभ कमाना चाहते थे। जलवायु का अत्यधिक ठंडा या गर्म होने के कारण स्टेपी के देशों में खेती करना केवल कुछ ही ऋतुओं में संभव था। इसलिए खाद्य उत्पादों तथा लोहे के उपकरणों के लिए उन्हें चीन जाना पड़ता था। इस प्रकार मंगोलों का जीवन व्यापार के अभाव में असंभव था। मतलब क्या है, जो मंगोल जिस एरिया में रहते थे वहाँ क्या है, खेती 12 महीने नहीं होती, कुछ ही महीने हो पाती थी, वो भी बहुत कम होती, जो भी उन्हें नहीं पूछ पाती। ओके, इसलिए उन्हें क्या है, व्यापार के अभाव में क्या असंभव था। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे देख ले। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चंगेज खान द्वारा कायम राजनीतिक व्यवस्था अधिक स्थायी थी कैसे? मतलब मंगोल में कई सारे लोग आए, लेकिन जो चंगेज खान ने जो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की वो अधिक स्थायी है, ऐसा क्यों हुआ? ओके, तो आपका मंगोल और तुंको को मिलाकर चंगेज खान ने एक परिसंघ बनाया। यह परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टलीला द्वारा बनाया गया परिसंघ के बराबर था। चंगेज की यह राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी थी। यही कारण था कि इसके संस्थापक की मृत्यु के बाद भी यह राजनीतिक व्यवस्था कायम नहीं। मतलब इसके संस्थापक कौन थे? चंगेज खान थे। उसकी मृत्यु के बाद भी यह व्यवस्था कायम थी। यह व्यवस्था चीन, इराक और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शास्त्रों में लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में भी सक्षम थी। परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि मंगोल ने अपने विजित क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित किया और इन क्षेत्रों पर बड़ी कुशलता से प्रशासन भी किया। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कंथीड्रल नगरों की प्रमुख 3 विशेषताएं लिखी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी दी है, अच्छे से आपको इन्हें तैयार कर लेना। कंथीड्रल नगरों की क्रम से दी है, तो अच्छे से तैयार कर, बिल्कुल सिंपल लिखी दी हुई है, याद कर लीजिएगा। जैसे यूरोप के सामंतवादी समाज के अंतर्गत कृषक वर्ग के विभिन्न उपवर्गों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ, तो इसे भी आपको तैयार करना है। अब यूरोप सामंतवादी व्यवस्था में कृषक वर्ग के विभिन्न उपवर्ग 3 प्रकार के थे। मतलब कृषक के अंदर भी कृषक एक वर्ग है। उसके उस वर्ग के अंदर भी कई वर्ग थे। वो आपको बताना, 3 प्रकार के थे। पहले एक स्वतंत्र कृषक थे, दूसरा थे कृषिदास थे। स्वतंत्र कृषक नाम ही से पता है, स्वतंत्र कृषक मतलब स्वतंत्र कृषक सामंतों से भूमि लेकर स्वतंत्र रूप से खेती करते थे। और निश्चित मात्रा में क्या है, सामंत को कर देते थे। ये आपके स्वतंत्र कृषक कहलाते, मतलब बिना दबाव में। जो फिक्स कर लेते कि भाई मैं आपको जमीन ले रहा हूँ, आपकी जमीन में खेती कर रहा हूँ और इतना मैं आपको कर दूंगा, तो ये अपने स्वतंत्र रहते। कृषिदास क्या है, कृषिदास क्या करते थे, अपनी उपज का एक भाग सामंत को देते थे। उनको अपने खेतों के अतिरिक्त सामंतों के खेतों में भी काम करना पड़ता था। मतलब दास के रूप में उनके भी हम भी काम करते थे। कृषिदासों का बिलीवस कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। और कृषक में आपका तीसरा जो आपका प्रकार है, दास कृषक। इन्हें दास कृषक या सर्व कहा जाता है। मैं आपको 2 नंबर में आपको सर्व बताया था क्या होता है। इनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं होती थी। उन्हें सामंतों की भूमि पर काम करना पड़ता था। ये लोग अपने स्वामी सामंतों को छोड़कर अन्य जगह काम नहीं कर सकते थे। ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापान में सैन्यवाद यानी सैनिकरण के उदय के 3 कारण लिखिए। तो जापान में सैन्यवाद के कारण क्या क्या है? पहला है सेना का आधुनिकीकरण, दूसरा है जापान का औद्योगिकरण, तीसरा है आपका जापानी राष्ट्रीय परंपराएं। क्रम से आपका दिया है, पढ़ते ही आपको तैयार हो जाएगा। अच्छे से समझ के तैयार कर लीजिएगा। नहीं तो हमारा क्वेश्चन है, कुलीन सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश हेतु ली जाने वाली परीक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देख लेते हैं। चीन में अधिकारियों की नियुक्ति ज्यादातर इम्तिहान के जरिए होती थी। मतलब अभी भी होती है, जिस प्रकार से नौकरियों में होता है, ये अधिकारी बनना है तो भैया आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। इम्तिहान मतलब परीक्षा देनी पड़ेगी। तो वही बताया, चीन में भी क्या होता था उस समय, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या है, इम्तिहान देना पड़ता, मतलब परीक्षा देनी पड़ती थी। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र पाकुबैन शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1-2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे और वे चयनित प्रतिभागी बन जाते थे। इस परीक्षा में चयनित को निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। इस परीक्षा में पास होने पर नौकरी की गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि यह परीक्षा क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित न होकर केवल प्राचीन चीन साहित्य कौशल पर आधारित होती थी। इसलिए 1905 में आधुनिक विश्व की मांग को देखते हुए यह परीक्षा क्या समाप्त कर दी गई थी। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो कंप्लीट हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में टॉप 16 3 अंकीय अति महापुरुष बताए होंगे। आगे अभी कुछ और क्वेश्चन रह जाते तो नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट आप जरूर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। बाकी क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।